नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब सबसे पहला सवाल है कि सर क्यों करेंगे कंबाइन। सबसे पहला यही सवाल होना चाहिए, सर क्यों पढ़ा जाए। ठीक है, मान लो मुझे कहीं किसी एक सर्किट में चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस वहाँ पे करंट कम से कम जाए। एक सर्किट ऐसा बनाना है मुझे, या मुझे एक ऐसा सर्किट बनाना है जहाँ पे रेजिस्टेंस कम से कम हो, करंट ज़्यादा से ज़्यादा जाए। ठीक है, क्योंकि हर इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारा दो ही काम होता है, या तो करंट को मैक्सिमम पहुंचाना हो या तो करंट को मिनिमम लेकर के जाना होगा। सही, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। मतलब अगर एक रेजिस्टेंस में लगाता हूं, एक कोई भी रजिस्टर लगाया मैंने, उसका अपना एक रेजिस्टेंस है, दो रजिस्टर लगाया तो अब उन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उस सर्किट के अंदर। ठीक है, तीन लगाया तो तीनों का इक्विवेलेंट आएगा। लेकिन अब समस्या क्या होती है कि अगर मान लो कि तीन रजिस्टर्स तुमने लगाया है तो स्पेस लेगा, ऑब्वियस सी बात है, स्पेस ऑक्युपाई करेगा वो, और स्पेस ऑक्युपाई करने की वजह से बल्कि हो जाएगा हमारा जो भी मटेरियल हम लोग बना रहे थे या जो भी कंपोनेंट हम लोग बना रहे हैं वो बल्कि होगा। उसी से बचने के लिए जो तीन रजिस्टर्स या चार रजिस्टर्स या एन रजिस्टर्स जितना रजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, मैं चाहता हूं कि उन सारों का रजिस्टेंस एक इकलौता रजिस्टर प्रोड्यूस कर दे, है ना। रिप्लेस करना चाहता हूं मैं, सारे के सारे लोगों को एक से रिप्लेस करना चाहता हूं, तो उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब दो तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, या किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को हम दो तरीके से सर्किट में जोड़ सकते हैं, या तो पैरेलल में या तो सीरीज में, है ना। दो ही तरीके से जोड़ा जाता है, या तो एकदम कंटिन्यूटी में जोड़ते जाओगे तो सीरीज में जुड़ेगा, और अगर टर्मिनल्स के अबाउट तुम जोड़ रहे हो, टर्मिनल्स में कंटिन्यूटी में जोड़ रहे हो तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन होगा। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। यदि रजिस्टर पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से मैंने रजिस्टर्स को जोड़ा है, और सपोज करो ये हमारा क्या था, एक पोटेंशियल दिया गया था, इसको बैटरी है या कोई भी सोर्स है, पावर सोर्स है हमारा V, रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। अब ध्यान से समझो कैसे पता करेंगे कि कौन सा सीरीज होता है और कौन सा पैरेलल होता है। दो रजिस्टर्स है हमारे पास, ठीक, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है। अगर एक रजिस्टर का हेड दूसरे रजिस्टर के टेल से जुड़ा होगा, समझ आ रही बात, अगर एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा होगा तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, और अगर दोनों का हेड एक जगह पे हो, दोनों का टेल एक जगह पे हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरीके से पहचाना जाता है। या ऐसे बोल सकते हो तुम कि सीरीज में क्या होगा, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होना चाहिए, यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल अलग अलग होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए इसके अंदर। पैरेलल में क्या होगा, दोनों क्योंकि एक ही जगह पे जुड़े हैं तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम है, तो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो डेल्टा V, तो ये भी सेम जगह पे जुड़ा हुआ है तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, डेल्टा V। मतलब पैरेलल में पोटेंशियल सेम हो जाते हैं हमारे। अभी बात करेंगे, इसमें भी दिखाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं जरा। सर सबको पता है कि अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को बैटरी के साथ में या एक एक्सटर्नल पावर सोर्स के साथ अगर जोड़ता हूं तो करंट की सप्लाई होगी। करंट ऐसे चलेगा, सपोज करो I करंट जा रहा है यहां से। अब ध्यान से देखो, ये एक सीधा रास्ता है कि नहीं है, सीधा रास्ता है, और करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो मैं अभी सिंपलिसिटी के लिए मान लेता हूं पॉजिटिव से चार्ज फ्लो कर रहा है, जबकि हमको सबको पता है चार्ज निगेटिव से फ्लो करता है। मैं समझाने के लिए, अभी मैं सिंपलिसिटी के लिए हम लोग ये मान करके चलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, समझने के लिए। मन में रहेगा कि उल्टा चलता है, ठीक, मन में चलता है क्या है कि उल्टा है वो, लेकिन हम लोग ये मान करके चला जाएगा क्या है, चार्जेज इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। अब देखो ध्यान से, मान लो यहां से 100 चार्जेज निकले, सही, यहां पर आए, ये क्या है, थोड़ा सा रास्ता खराब है, रजिस्टर का मतलब रास्ता खराब, अपोजिशन है। 100 के 100 लोग यहां से बढ़ेंगे आगे, फिर आगे आए, फिर रास्ता खराब है, 100 लोग आगे बढ़ेंगे, फिर यहां पर रास्ता खराब, फिर 100 लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक ही रास्ता है कि नहीं है, यहाँ पे डिवीजन नहीं हुआ है, कई सारे रास्ते नहीं है, सिंगल रास्ता है। तो अगर 100 लोग चले हैं तो एकदम बिल्कुल सीधा 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 हुआ चलते जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ चार्जेज कांस्टेंट रहने वाला है। अब अगर नंबर ऑफ चार्जेज कांस्टेंट है तो हमको पता है सिंस फ्रॉम चाइल्डहुड कि Q/T होता है, Q इज इक्वल टू NE होता है। अगर नंबर ऑफ चार्जेस कांस्टेंट है तो Q कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है तो I कांस्टेंट है। इसीलिए सर बोला जाता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट रहेगा। इतनी बात समझ में आई। करंट क्या रहने वाला है,
कांस्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले इसी चीज को समझो कि इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब इस धरती पर कहीं पर भी सीरीज कॉम्बिनेशन तुम पढ़ोगे, चाहे रजिस्टर का पढ़ो, चाहे सेल्स का पढ़ो, है ना, चाहे कैपेसिटर का पढ़ो, सब जगह पे चार्जेस कांस्टेंट रहते हैं। सबका ये लॉजिक है, सेम नंबर ऑफ चार्जेस जा रहे होंगे। दूसरा चीज आओ पोटेंशियल पे आओ। पोटेंशियल का मतलब होता है क्या, एनर्जी होती है कि नहीं है। पोटेंशियल का मतलब क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट अ सर्टेन पॉइंट। तो वो एक पोटेंशियल क्या है, हमारा एक एनर्जी रिजर्वायर है। जो ये बैटरी होता है ये एक एनर्जी का रिजर्वायर होता है। अब ये 3 लोगों को चला रहा है। मैं ये मान करके चलता हूं कि वायर का रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है। वायर में कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, बट कायदे में वायर में भी लॉस होता है। अरे वायर का भी तो अपना एक रेजिस्टेंस होगा, लेकिन हम लोग उसको लेकर के नहीं चलते हैं। और ये रजिस्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो बल्ब है, फ्रिज है, टीवी है, लोड होता है। ये रजिस्टर जो बनाया गया ना, ये लोड होता है, जिस भी लोड को तुम ऑपरेट करवा रहे हो। ये तार लगाया गया है। वायर का भी, तार का भी अपना अपना क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। लेकिन हम मान करके चलते हैं जब भी हम कहीं पर भी क्या करते हैं, कोई भी एक डेफिनेशन बनाया जा रहा है या डेरिवेशन किया जाता है, तो हम 100% एफिशिएंसी के लिए लेकर चलते हैं। मैं वायर में मान के चलूंगा रेजिस्टेंस 0 है। मतलब क्या हुआ, मान लो यहाँ पे 100 जूल एनर्जी थी, इस बैटरी के अंदर 100 जूल एनर्जी थी। जब चार्ज था वो फुल, तो 100 जूल एनर्जी लेकर बैठा हुआ था। इसको चलाने में सपोज करो यहां पर आया, ये सपोज करता हूं मैं टीवी है तुम्हारा, टीवी को चलाने में कम एनर्जी खर्च होती है, तो मान लेते हैं हम लोग 25 जूल एनर्जी खर्च हुई है। आगे बढ़े, ये सपोज कर लो तुम्हारा फ्रिज है, फ्रिज को चलाने में और ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो मान लेता हूं मैं 50 जूल एनर्जी यहां खर्च हुई है। टोटल कितना हो गया, 75 हो गया, टोटल हो गया 75। और आगे बढ़ते हैं, मान लेता हूं ये पंखा है, 25 जूल यहां पे खर्च हो रहा है, हो गया क्या 100, क्योंकि मैं मान के चलाऊं वायर में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो यहां से तुमको एक बात पता चल रही है, अगर ये तीनों रजिस्टर सेम होते, तीनों पंखा होता सेम कंपनी सेम ब्रांड का, ठीक है, एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल, अगर फैंस होते तो तीनों में वोल्टेज क्या हो जाता, बराबर बराबर एनर्जी बढ़ता, बराबर बराबर एनर्जी बढ़ता तब। तो इसका मतलब यहां से हम लोग की बात समझ में आई कि सर जो भी यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 3 जगह पे अलग अलग बट रहा है कि नहीं बट रहा है, तीनों में अलग अलग बट रहा है, सही है। तो हम लोग यहीं से बोलते हैं कि जो सर पोटेंशियल है वो इस रजिस्टर के क्रॉस में मान लेता हूं पोटेंशियल का डिफरेंस V1 है, इस रजिस्टर के क्रॉस मान लेते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस V2 है, इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस V3 है। ठीक, अगर ये वायर, ये तीनों लोड नहीं होते तो सारा का सारा पोटेंशियल कितने पे होता, V पे होता। बस एक चीज दिमाग में बिठा कर रखना, अगर कभी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कोई भी आया, फ्यूज वो जो होता है, फ्यूज को छोड़ करके, फ्यूज में वो नहीं करता, रजिस्टर नहीं होता है, कोई भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैंने यूज किया है, पोटेंशियल ड्रॉप करवा देगा वो, क्योंकि एनर्जी खाएगा ना, थोड़ा बहुत एनर्जी खाया मतलब पोटेंशियल को ड्रॉप करवाएगा वो, सही। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि जो नेट पोटेंशियल था V, वो 3 लोगों को चलाने में खर्च हुआ है, V1 प्लस V2 प्लस V3। इस धरती पर जितने भी सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं सब में यही चीज फॉलो होता है कि करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल का डिवीजन होता है। अब दूसरा जब पढ़ेंगे, अगर पोटेंशियल सेम हुआ तो करंट का डिवीजन होता है, ये 2 कंपोनेंट चेंज होते हैं, सही है। अगर कहीं पे करंट कांस्टेंट है तो पोटेंशियल का डिवीजन हो रहा होगा, और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो करंट का डिवीजन हो रहा होगा। इसको अपने दिमाग में बिठा के रखना है, क्योंकि V = IR में पढ़े हो, R तो कांस्टेंट ही होता है ना, तो अगर I कांस्टेंट है तो V को वेरी होना पड़ेगा अगर R वेरी कर रहा है तो, और अगर V कांस्टेंट है तो I को वेरी करना पड़ेगा जब R वेरी कर रहा है तो। ध्यान से देखो यहाँ पे V = IR होता है, सही है। अगर तुमने माना V कांस्टेंट है, सपोज करो, अच्छा इसके लिए मैं मान लेता हूं पहले I कांस्टेंट है। अगर I कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सही है। अगर I कांस्टेंट है सर और R अलग अलग है, R वेरी कर रहा है, तो बाबू V को भी वेरी करना पड़ेगा कि नहीं, तो वही चीज तो हुआ। अगर R वेरी कर रहा है तो V को भी वेरी करना पड़ेगा, V1 V2 V3 होना पड़ेगा। सिंपल ओम्स लॉ से हम लोग ये बातें बताते हैं, क्योंकि ये पता होना चाहिए, तभी जाकर तुम कर सकते हो डेरिवेशन को। अब आगे चलते हैं, ठीक। अब हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR होता है, तो सर मैं इस सर्किट के लिए, इस रजिस्टर के लिए क्या लिख सकता हूं, इसमें से करंट I जा रहा है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, I R1 लिख सकता हूं, प्लस I R2 लिख सकता हूं, प्लस I R3 लिख सकता हूं कि नहीं। तो ये आ गया नेट पोटेंशियल क्या है, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, V = IR होता है।
तो इस V की जगह क्या लिखेंगे, I1 R1 होगा एक्चुअल में, I1 R1, I2 R2, I3 R3, लेकिन I1 I2 I3 तो सेम है ना, करंट तो सेम ही जा रहा है, इसलिए मैं I1 I2 नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा IR1 IR2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं मानता हूं कि ये तीन लोग मिल करके जो काम कर रहे थे वो एक अकेला रजिस्टर कर दे, इसी को बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। मैं चाहता हूं कि ये तीनों लोग मिल करके जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे थे किसी भी एक सर्किट के अंदर, मैं इन तीनों को हटा करके एक रजिस्टर मान लेता हूं, एक रजिस्टर मान लेता हूं। जैसे ही एक रजिस्टर मानूंगा और इसका रेजिस्टेंस में मान लेता हूं आर इक्विवेलेंट, या सीरीज पढ़ रहे हैं तो आर एस लिख देते हैं, इसको आर एस लिख देते हैं। सेम पोटेंशियल पे सेम करंट दे, आती बात समझ में, इसी का ये इक्विवेलेंट सर्किट है। मैं चाहता हूं कि तीनों के तीनों रजिस्टर्स को हटा करके एक रजिस्टर लगाऊं जो कि सेम इफेक्ट दे जो ये तीनों मिल करके दे रहे थे, पोटेंशियल V पर करंट I पहुंचा रहे थे, सेम ये करेगा पोटेंशियल V पे करंट I पहुंचा रहा होगा। ठीक, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इसके लिए मैं लिख सकता हूं कि नहीं, V इज इक्वल टू IRS लिख सकता हूं कि नहीं सर, ये भी सेम पोटेंशियल, ये भी सेम पोटेंशियल, दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आई से कैंसिल आउट हो जाएगा, RS इज इक्वल टू क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आती बात समझ में। तो रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में वो क्या हो जाएगा, समेशन कर देते हैं हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यहाँ पे n रजिस्टर्स होते तो फॉर n रजिस्टर्स, अगर n रजिस्टर्स होते तो क्या कर देते सर, RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस RN से। अगर सारे के सारे रजिस्टर्स सेम हो जाते तो, अगर सारे के सारे रजिस्टर्स सेम हो जाते तो RS की वैल्यू को क्या मैं NR लिख सकता हूं कि नहीं, N इंटू R। और यहां तुम अगर कायदे में देखोगे तो नेट रेजिस्टेंस बढ़ गया कि घट गया, नेट रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस बढ़ चुका है क्योंकि n की वैल्यू क्या है, मोर देन 1 है कि नहीं है। अब मोर देन 1 वैल्यू से अगर मैं किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करता हूं तो उसकी वैल्यू और बढ़ी हुई हमको दिखाई देने वाली है। इतनी बात हमको समझ में आ गई, n इंटू आर। अब यही रीजन है कि तुम्हारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स लगाए गए हैं उसके लिए इंडिविजुअल स्विच लगाए जाते हैं, अलग अलग स्विच लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही स्विच से सबको सब कनेक्ट कर दिया गया, लाइट, फैन, बल्ब, फैन, फ्रिज, एसी, कूलर जितना भी घर में लगा हुआ है सबको एक ही स्विच से नहीं कनेक्ट करते हम लोग। क्यों? क्योंकि अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया तुमने, सबको एक ही तार से जोड़ दिया है तो वहां पे नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और नेट रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से कोई भी डिवाइस ऑपरेट नहीं करने वाला हमारा। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं हम लोग तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को हम लोग हाउस होल्ड जो सर्किट होता है उसमें पैरेलल कनेक्शन करते हैं, कई सारे वायर्स भेजा जाता है, पैरेलली कनेक्ट करके भेजा जाता है। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत है। अगला जो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, वोल्टेज लगाया मैंने, एक पावर सोर्स दिया, करंट यहां से निकलेगा I, करंट यहां से निकलेगा I। करंट को तुमको क्या समझना है कि ये क्या जा रहा है, हमारा नंबर ऑफ चार्जेस जा रहा है। अब जैसे ही चार्जेस यहां से बढ़ रहे होंगे, यहाँ पे दो रास्ते हुए कि नहीं हो गए, ऑब्वियस सी बात है, दो रास्ते हैं तो कुछ इधर से जाएंगे कुछ इधर से जाएंगे। जैसे मान लो गाड़ी लेकर के कई लोग जा रहे हैं, एक रोड है, दो जगह पे बटा हुआ है, तो सब के सब एक ही रोड पे नहीं जाते हैं, दोनों तरफ क्या होता है, दोनों तरफ क्या होगा, जाएंगे, मूवमेंट होगी दोनों तरफ, दोनों रास्तों पे। तो जैसे यहाँ से चार्जेस चले होंगे, सर यहाँ पहुंचे, इधर भी रास्ता है इधर भी रास्ता है, अब किस रास्ते पे जाओगे। जैसे मान लो दो रास्ते हैं तुम्हारे सामने, गाड़ी लेकर के तुम गए हो कहीं पर भी, एक रास्ता बिल्कुल मस्त 4 लेन और एक रास्ता जिसमें कीचड़ है, गड्ढे हैं, तो किस रास्ते से जाना पसंद करोगे, कीचड़ वाले रास्ते से, पता था, तो कीचड़ वाले रास्ते से जाना पसंद करेंगे। ठीक है, बस वो, बाकी लोग कैसे जाएंगे, स्मूथ जो रास्ता होगा उससे जाएंगे। क्यों गए, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है सर, वहां पे रेजिस्टेंस क्या है, कम है, स्मूथ रोड है, कंफर्टेबल रोड है। तो इसी तरीके से जब चार्जेस यहां पर आते हैं तो वो देखते हैं कौन सा रास्ता स्मूथ है, मतलब किस रास्ते में रेजिस्टेंस कम है। जिस रास्ते में रेजिस्टेंस कम होगा उधर से करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक, और जिसमें रेजिस्टेंस रोकने वाले जहां पे ज्यादा होंगे वहां से वो कम फ्लो करने वाला है। ठीक, तो याद रखेंगे कि सर अगर ये रेजिस्टेंस ज्यादा है, मान लेता हूं मैं R1 बड़ा है, सपोज कर लेता हूं मैं कि R1 बड़ा है और R2 छोटा है।
R1 अगर बड़ा है तो करंट जो इधर से जाएगा वो छोटा हो जाएगा, कम लोग जाएंगे उधर, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है ना और अवरोध हो रहा है, रुका जा रहा है, तो कम से कम चार्जेस इधर से जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा चार्जेस इधर से जाने वाले हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 विल बी ग्रेटर देन I1 हो जाएगा। ठीक, जिसका रेजिस्टेंस कम उधर से करंट ज्यादा फ्लो करता है। ठीक, अब यहां से I1 चले, I1 चले, I1 चले, यहां पर I1 लोग आएंगे क्योंकि सेम रास्ता है, सीधा रास्ता एकदम। यहां से I2 लोग चले, I2 लोग चले, सीधा रास्ता है। वापस जब यहां पर आएंगे दोनों का मिलन होगा, वापस से सारी गाड़ियां हो गई, मान लो 100 गाड़ियां गई थी, 60 इधर से गई, 40 इधर से गई, वापस आए तो 60 इधर से 40 इधर से मिल करके वापस 100 होगा। ठीक, तो हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल V था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टर्मिनल्स पे डिपेंड करता है। अब जब तक, अभी बोला था मैंने, जब तक कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं होगा तब तक पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता। मैं वायर में मान करके चलूंगा, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का लॉस होता है, एनर्जी लॉस नेग्लिजिबल होता है, ये हम लोग मान कर चलेंगे। लेकिन कायदे में बाबू इधर भी एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा होगा, लेकिन मैं मान के चलूंगा पोटेंशियल ड्रॉप नेग्लिजिबल है इनके कंपैरिजन में, क्योंकि ये ज्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप करा रहे होंगे। ठीक, अब देखो यहां से इस टर्मिनल से आया मैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब इस टर्मिनल A टर्मिनल और ये टर्मिनल B टर्मिनल, इनका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V होगा कि नहीं होगा, V होने वाला है। अब देखो यहां से ये सेम वायर इधर गया है और यहीं से इसी टर्मिनल से एक वायर इधर आया हुआ है, इसका मतलब इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा, दोनों का ही पोटेंशियल सेम होने वाला है ना, क्योंकि सेम एंड पे जुड़े हुए हैं, एंड दोनों का सेम है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाला है। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि सर यहां का पोटेंशियल भी V होगा और यहां का भी पोटेंशियल V होने वाला है। क्यों, क्योंकि आप देखो कहीं ड्रॉप नहीं कर रहा है, चाहे तुम यहां देखो, चाहे तुम यहां देखो, चाहे तुम यहां देखो, चाहे तुम यहां देखो, पोटेंशियल V है, क्योंकि यहां पे वायर लगाया गया, कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं है। यहां पर भी सेम, या यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, अगेन पोटेंशियल का ड्रॉप कितना है, V है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे, V इज इक्वल टू कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट रहता है। क्यों, अगर सपोज करो यहां मैं रेजिस्टेंस लगा देता तो, अगर मैं यहां एक रजिस्टर लगाता तो तब होता क्या, नहीं, तब नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कर गया ना, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा, तो नहीं हो पाएगा हमारा। फिर आगे चलते हैं, करंट का डिवीजन हो रहा है कि नहीं, I करंट I1 प्लस I2 के बराबर है कि नहीं है, साफ दिख रहा है, दोनों का डिवीजन हुआ है। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, आगे पढ़ा जाएगा KCL में, किरचॉफ करंट लॉ में पढ़ा जाएगा, जितना इनकमिंग चार्ज होगा उतना ही आउटगोइंग होगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, जंक्शन पे चार्जेस स्टोर नहीं हो रहा है, जो जितना आ रहा है उतना आगे बढ़ रहा है। ठीक, सर फिर से हमको पता है V इज इक्वल टू IR होता है, यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई R, वैल्यू को पुट करूंगा मैं, क्या हो जाएगा V1 बाई R1, तो V तो कांस्टेंट है, तो इसे मैं लिखूंगा V बाई R1 प्लस V बाई R2। सही, अगर मैं इन दोनों रजिस्टर्स को हटा करके एक रजिस्टर यूज करूं इक्विवेलेंट, एक रजिस्टर में यूज करूं इक्विवेलेंट जो कि सेम पोटेंशियल पे सेम करंट दे रहा हो, I करंट पोटेंशियल V पे, I करंट पोटेंशियल V पे, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP मान लेता हूं क्योंकि पैरेलल है ये। ठीक, मैं मान रहा हूं कि ये दो रजिस्टर मिल करके जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे थे सर्किट के अंदर, मैं इन दोनों को रिप्लेस कर दूं एक रजिस्टर से, वो भी सेम इफेक्ट दे, पोटेंशियल V पे करंट I फ्लो करवाए, तब यही हमारा हो जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू V बाई RP लिख सकते हैं कि नहीं, सर ये भी करंट सेम है, ये भी करंट सेम है, दोनों को जब इक्वेट करेंगे देयरफॉर तो V बाई RP इक्वल्स V बाई R1 प्लस V बाई R2, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना 1 बाई RP इक्वल्स 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सही, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा क्या करते हैं, रेसिप्रोकल्स का सम करते हैं हम लोग। आगे फॉर n रजिस्टर्स, अगर मान लो मैंने n रजिस्टर्स को यूज किया है तो 1 बाई RP विल बी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई RN। सारे के सारे रजिस्टर्स का रेसिप्रोकल लेकर के सम कर देंगे। अगर बराबर हो जाए तो, सारे के सारे अगर बराबर हो गए तो
तो 1/RP इज इक्वल टू N/R हो जाएगा। और इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो RP इज इक्वल टू R/N हो गया। अब मैं किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, पिछले में याद होगा N इंटू R आ रहा था और यहाँ पे R/N आ रहा है। मैं नंबर से, किसी एक स्केलर क्वांटिटी से किसी भी नंबर को डिवाइड करूंगा और N की वैल्यू 1 से बड़ी है तो RP की वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मतलब नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कम। तो अब क्वेश्चन अगर तुमसे पूछता है MCQ में कि मैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में नेट रेजिस्टेंस या ओवरऑल रेजिस्टेंस को कम करना चाहता हूं, मिनिमम से मिनिमम रखना चाहता हूं, तो किस में ऐड किया जाएगा, सीरीज में या पैरेलल में, तो पैरेलल बोलोगे तुम। और एक चीज और याद रखना, यहाँ पे जो पैरेलल वाला होगा, जो इक्विवेलेंट निकल करके आएगा, वो सारे रेजिस्टेंसेस से कम होता है। HCF LCM वाला कॉन्सेप्ट अगर याद आ रहा हो तो HCF LCM से, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता था, नाम हाईएस्ट है लेकिन उन जितने भी नंबर्स दिए गए उनसे सबसे छोटी वैल्यू होती थी। सिमिलरली यहाँ पर भी जो भी रेजिस्टेंस तुम निकालोगे कंबाइंड, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम निकालोगे वो सारे गिवन से छोटा होता है। ठीक, तो ये बात भी हमको समझ में आ गई है। इस सर्किट का हमें इक्विवेलेंट सर्किट वो निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम दिया गया है, इसका इक्विवेलेंट हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तब देखो यहाँ पे ध्यान से कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले जो भी टर्मिनल्स दिए गया तो उनको लिख लिया करो, जैसे कैपेसिटर में किए थे, ए लिख दिया और यहाँ पे कहीं पे लिख दिया बी टर्मिनल। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये वायर गया है यहाँ से, ये वायर ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम करके यहाँ पर आया क्या। अब देखो ध्यान से, यहाँ से जब ये वायर जा रहा होगा तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, VA ही होगा पोटेंशियल। वायर में कोई ड्रॉप नहीं हुआ, यहाँ ही पोटेंशियल कितना होगा, VA ही होगा। घूम करके आया, घूम करके आया, यहाँ पर पोटेंशियल VA हो रहा होगा, इसका एक टर्मिनल VA हो रहा होगा, बट यहाँ पर VA नहीं होगा। अब क्या होने वाला है, VB होने वाला है पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप कर गया पोटेंशियल। जब तक रजिस्टर नहीं होगा तब तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करने वाला है। आगे आओ, ये पोटेंशियल हमारा VB है तो सर यहाँ इसका एक टर्मिनल VB पे होगा। अब यहाँ पर देखो, ये एक पॉइंट दिया गया है तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, C मान लेते हैं, पोटेंशियल C मान लेते हैं। तो बीच में कहीं आएगा पॉइंट, वो बीच में कहीं पे C पॉइंट आएगा। अब ध्यान से देखो क्या है, VA और VC डेट मीन्स ये दोनों आपस में पैरेलल है कि नहीं है, क्योंकि इन दोनों का एक रजिस्टर का, इस रजिस्टर का हेड VC पे, इस रजिस्टर का भी हेड VC पे, इसका टेल VA पे, इसका टेल VA पे, मतलब VA VC में ये दोनों आपस में क्या हो रहेंगे, पैरेलली कनेक्ट रहेंगे। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ सर, यहाँ पे एक टर्मिनल VA से और एक टर्मिनल VC से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही होगी तो 3 ओम एंड 6 ओम इसका हिसाब हो चुका है। अब ये कहाँ ऐड है, VC और VB के बीच में, तो VC और VB के बीच में मैं लगा देता हूँ 8 ओम। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो, VA और VB के बीच में 30 है, तो VA यहाँ पर है, तो यहाँ से निकालते हैं VA से और कहाँ तक लेकर जाएंगे सर, VB तक लेकर के जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 30 ओम हो जाएगा। भयानक सर्किट, आसान हो गया। अब ठीक, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्शन जब होता है तो रेसिप्रोकल्स को जोड़ देते हैं, 1/3 + 1/6, तो इसका नेट ऐसा कितना हो जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/3 + 1/6 कितना हो जाएगा, 9/18, 1/2 हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहां से RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ओम हो जाएगी। तो अब नया सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, नया सर्किट डायग्राम अब कैसा बनने वाला है, नया सर्किट डायग्राम, हर एक केस में तुम सर्किट डायग्राम चेंज करते चलना, तभी गलत नहीं करोगे। तो फिर अब ऐसा सर्किट डायग्राम बन जाएगा कि नहीं, ये दोनों मिल करके एक हो गए, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 2 ओम है, 8 ओम ऑलरेडी था और ये 30 ओम ऑलरेडी था। अब ध्यान से देखो, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। तो नया सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, एक रजिस्टर ऊपर और एक रजिस्टर नीचे, ये हो जाएगा 10 ओम, ये हो जाएगा 30 ओम। अगेन दोनों किसमें है, पैरेलली कनेक्टेड है, तो नया वाला रेजिस्टेंस जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 30 × 10 अपॉन में 30 + 10, ठीक है, 30 × 10 अपॉन में 30 + 10 हो जाएगा। ये एलसीएम ले लिया, सिंपल। तो यहां से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 30 300 अपॉन में 40 कैंसिल आउट होगा, 30/4 15/2 15/2 ओम 7.5।
7.5 ओम आ गया हमारा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग आराम से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है हमारा है इलेक्ट्रिकल पावर। थ्योरेटिकल है, समझ लो इसको। इलेक्ट्रिकल पावर या अगले दिन बताया जाए, पावर छोटा है, पढ़ लो इसको। इलेक्ट्रिकल पावर। अब देखो पावर का मतलब क्या होता है, क्यों पावर का मतलब होता है कि किस रेट से वर्क डन हो रहा है। हम लोग को सबको पता है यहाँ पे वर्क, बैटरी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है ना, पोटेंशियल है ना उसके पास। पोटेंशियल का मतलब भी होता है वर्क डन। तो किस रेट से, मतलब एक पर यूनिट टाइम में हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, एक यूनिट समय में कितना वर्क हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर, ताकत। ठीक, तो फिर डेफिनेशन वगैरह की दिया गया, पावर इज इक्वल टू वी आई। लिखो पहले जल्दी से यार इसको, चलो देख लो पावर को, देखो 2 मिनट है हो जाएगा। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। और डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, क्यू डॉट डी वी। अरे यार तुम लोग बहुत विचित्र लड़के हो रहे तुम लोग। क्या होता है, क्यू डॉट डी वी। अबे आवाज आ रहा होगा इसमें, रहने दो। डब्ल्यू वी इंटू डेल्टा क्यू लिख सकता हूं मैं, अपॉन में डेल्टा टी लिखा सकता है ना। 2 मिनट का है बाबू, बात मत करो, लो इधर देख लो शांति से। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को मैं वी आई लिख सकता हूं। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, वी आई। ये फॉर्मूला सब लोग बचपन में पढ़े होंगे, पी इज इक्वल टू वी आई, वो यहीं से फॉर्मूला आता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क वी इंटू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। मान लेता हूँ मैं छोटे छोटे चार्जेस को क्या कर रहा हूँ, मूव करा रहा हूँ, क्योंकि क्या है, वर्क डन क्या होता है हमारा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे चार्जेस को मूव करवा रहा था किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस v पर। तो v इंटू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को हम लोग करंट बोलते हैं। आगे इसका फॉर्मेट बदल सकते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू आई आर हमको पता है। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। और एक फॉर्मूला तुम वी आई पढ़े ही हो ऑलरेडी। और एक और क्या होता है, यहाँ पे मैं v की जगह पे या i की जगह पे v बाई आर पुट कर देता हूँ, i की जगह पे v बाई आर पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले तुम लोग क्लास 10th में भी पढ़ करके आए होंगे पावर का, वो यहाँ से निकल करके आता है हमारा। और एक लास्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर ही एनर्जी की तरह हम लोग डील करते हैं। यहाँ पे देखो क्या था, एनर्जी की बात कर लें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कुछ नहीं है, वही है वर्क डन। वर्क डन ही हमारा क्या है, एनर्जी है, वर्क डन ही एनर्जी है। यहाँ देखो पावर इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी पढ़े ना अभी। तो यही डेल्टा डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर इंटू डेल्टा टी। बात समझ आ रही क्या, पावर इंटू डेल्टा टी, यही हमारा क्या होता है, एनर्जी होता है। इसका मतलब तो क्या होता है, ये टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग द करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। कितना एनर्जी को वो मेंटेन रखना पड़ेगा ना एनर्जी। जैसे मान लो कोई भी सर्किट में मैं पंखा ही लगाया मान लो, तो ऐसा तो नहीं है कि पंखा चलेगा फिर स्लो होगा, तेज चले स्लो। एक प्रॉपर करंट को मुझे मेंटेन रखना पड़ेगा कि नहीं उसमें से, ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की। तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए करंट को मेंटेन रखना होगा, उस समय कितना वर्क डन करना होता है, वही हमारा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तुम क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम लिखा जा सकता है, पावर इंटू टाइम। पावर का फॉर्मूला अभी भी निकाला गया, किधर है, ये रहा, वी आई। ठीक, पावर का फॉर्मूला क्या है, वी आई है, तो वो लिख सकते हैं हम लोग, वी आई इंटू टाइम को टी लिख सकता हूं मैं। अगेन चेंज करूंगा मैं, जैसे ये फॉर्मूला लिखूं, वी आई की जगह मैं आई स्क्वायर आर रख दूं, तो आई स्क्वायर आर टी। तो यही तुम लोग पढ़ के आए होगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इसी को हीट भी बोलते हैं हम लोग, कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना हीट प्रोड्यूस होता है, वो एनर्जी ही है, एनर्जी ही है। जैसे मान लो मैं वर्क कर रहा हूं ताकि प्रॉपर मेंटेन रहे करंट, ठीक है, फॉर प्रॉपर मेंटेनिंग द करंट इन द सर्किट, क्या किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है। अब जो भी वर्क करते हैं हम लोग को पता है कि वो क्या होता है, स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब उस वर्क को बाहर भी तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी भी वायर के अंदर उतनी एनर्जी जा रही है, ठीक है, तो हीट भी होगा, वो गर्म होगा। अगर हीट डिसिपेशन नहीं किया जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा वायर हमारा मेल्ट कर जाता है। तो हीट डिसिपेशन के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, वायर के ऊपर जो कवर लगाया जाता है,
वायर के ऊपर जो प्लास्टिक का कवर लगता है ना, सब लोग को यही बस पता है कि शॉक लगने से बचाने के लिए होता है, ऐसा नहीं है। शॉक लगने से बचाने के लिए भी करते हैं, लेकिन वो जो कवर लगाया जाता है वो हमारा क्या करता है, हीट को रेडिएट भी करता है बाहर की तरफ। ठीक, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन होता है, वहां पे एक रेडियस हम लोग लेकर के चलते हैं, जो उसी, ऐसा नहीं है कि वायर के ऊपर बहुत मोटा कवर चढ़ा दिया गया हो या बहुत पतला कवर चढ़ा दिया गया हो, एक मिनिमम थिकनेस का हम लोग कवर चढ़ाते हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट डिसिपेट हो जाए। उस प्लास्टिक कवर से भी हीट क्या होता है, बाहर निकलता रहता है, रिलीज होता रहता है, ताकि वायर का टेम्परेचर बढ़े मत, है ना। अगर मोटे कोटिंग कर दोगे तो हीट उसके अंदर ही रह जाएगा और हीट बाहर नहीं निकला तो वायर मेल्ट कर जाने वाला है हमारा। आती बात समझ में? तो तुमसे अगर कोई पूछे कि वायर के ऊपर कवरिंग क्यों की जाती है, तो ये इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं हम लोग इसी फॉर्मूले को। तो जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है वायर के अंदर, इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि अगर रेजिस्टेंस है, किसी भी सर्किट के पास अगर रेजिस्टेंस है और अगर मैंने करंट फ्लो करवाया, हीट जरूर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमको पता है I² RT। और हीट जनरेशन सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस क्या ऑफर करेगा, अपोजिशन, ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है तो उसके अगेंस्ट चलना पड़ेगा, तो हीट वहां पे जनरेट होगा। अब उस हीट को निकालना ही पड़ेगा बाहर की तरफ, तो इसीलिए कोटिंग की जाती है। जितने भी वायर्स होते हैं उसके ऊपर जो प्लास्टिक कवरिंग होती है वो सिर्फ शॉक से बचाने के लिए नहीं किया जाता है, वो हीट को भी क्या करता है, डिसिपेट करवाने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, हायर क्लास में जाओगे तुमको वहां पे पढ़ाया जाएगा। अब अगला जो टॉपिक हमारा EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ बैटरी, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। सेल के बारे में